मॉर्निंग एवरीवन, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, चलो तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, वेव्स। ओके, सो हर स्लाइड के बाद मैं तुम लोग को लिखने का टाइम भी दूंगा, तो अपना नोटबुक पेन रेडी रखना। देखो, वेव्स का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेव्स एग्जैक्टली होता क्या है? सो बेसिकली अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के बिना ट्रांसपोर्टेशन के जो मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे वो एक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे। अगर मान लो ये मीडियम है, ये कोई भी एक मीडियम है, तो यहाँ पे अगर अपन कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते पॉइंट ए पे, तो ये डिस्टरबेंस कुछ समय के बाद पॉइंट बी पे भी रीच हो जाएगा। और इस डिस्टरबेंस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रीच करने के लिए एक्चुअल में पार्टिकल ए को बी तक जाने की जरूरत नहीं है। वो बस इस डिस्टरबेंस को अपने साइड में ट्रांसफर करते जाएगा, अपने साइड वाले पार्टिकल पे। फिर उसका साइड वाला पार्टिकल अपने साइड वाले पार्टिकल पे ट्रांसफर करेगा, एंड सो ऑन। सो बेसिकली वेव इज द प्रोपेगेशन ऑफ दिस डिस्टरबेंस थ्रू द मीडियम विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। और ये वेव क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर एनर्जी। इट विल ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे इस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही ट्रांसफर कर रहा है, राइट? एंड फॉर अ वेव टू बी सेट अप इन एनी मीडियम, द मीडियम मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इलास्टिसिटी समझते हो ना, अपन ऑलरेडी इलास्टिसिटी पढ़ चुके। तो उसका कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए मीडियम का, और उसका कुछ इनर्शियल प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। और वेव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं बेस्ड ऑन द मीडियम। मीडियम के बेसिस पे इसको दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज द मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का क्या मतलब होगा? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर्स द मीडियम, व्हिच रिक्वायर्स द मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स जनरेट होते, साउंड वेव्स, या फिर रॉड के अंदर जो वेव्स जनरेट होते, गिटार में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको जब हम प्लग करते तो उस स्ट्रिंग से भी वेव्स जनरेट होते। तो उन वेव्स को भी स्ट्रिंग का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेशन के लिए। साउंड वेव्स को भी एयर की रिक्वायरमेंट होती। वैक्यूम में साउंड वेव्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट? इसलिए आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से साउंड से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे साउंड वेव्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस भी वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। ओके, कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो ना पूरा, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता होगा। और आगे जाके तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी सीखोगे। तो ये जो फील्ड्स है, इनका प्रोपेगेशन बिना मीडियम के भी हो सकता है। वैक्यूम में भी इनको क्रिएट किया जा सकता है, और ये भी वेव्स की तरह प्रोपेगेट कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स का एक और बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? लाइट। अपन ने रे ऑप्टिक्स में लाइट का पार्टिकल नेचर देखा था। आगे जाके वेव ऑप्टिक्स एक और टॉपिक आएगा, उसमें अपन लाइट का वेव नेचर देखेंगे। लाइट को अपन वेव की तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो लाइट को अगर मैं वेव की तरह मानूंगा, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है? नो। नो सर। नो इसमें भी सर। अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट। ओके, तो ये कैटेगरी सबको समझ में आ गया, मीडियम के बेसिस पे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ओके, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर एक डाउट है सर। सर हमें नोट्स जो बनाने हैं सर चैप्टर के, तो जो आप मार्क करते हो, हाईलाइट करते हो, उसी को नोट्स में लिखना है ना सर? यस, कंसाइज वे में शॉर्ट फॉर्म में जितना भी तुम शॉर्ट करके लिख सकते हो वो बेटर होगा। मतलब जो भी आप मार्क करते हैं वही, राइट? यस यस यस। ओके सर, थैंक यू।
आगे बढ़े, डन। हमेशा नोट्स को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करो, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंसेस में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको खाली नोट डाउन कर दो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके सर। Certain. फिर देखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। देखो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो अपन ने कैसे किया, मीडियम के बेसिस पे, मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं है उसके बेसिस पे, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। दूसरा क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। सो उसमें पहला कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या होगा, इन ट्रांसवर्स वेव्स द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट at right angles to the direction of propagation of the wave। तो अगर मान लो वेव इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब पार्टिकल्स इस तरफ ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, एंड जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। सो बोथ दिस डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ वेव्स को अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स को जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा टाइप का एक वेव फॉर्म होगा जिसमें तुम्हें क्रेस्ट और ट्रोज दिखाई देंगे, पीक्स एंड वैलीज, राइट। और तुम देख पा रहे हो ये जो पॉइंट है, पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जब मैं जाऊंगा उसके बाद वापस सेम चीज रिपीट हो रही है। तो 1 से 2 तक जो लेंथ होगा उसको अपन वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ के बारे में सबने सुना होगा ना पहले, लैम्बडा, इसको अपन लैम्बडा Yes, सिंबल yes. से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन इन सिंपल वर्ड्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव विच आर एग्जैक्टली इन सेम फेज। सेम फेज का भी मतलब समझते हो, यहाँ पे एसएचएम से मैं कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करने वाला हूँ, तो आई होप सबको एसएचएम अच्छे से आता होगा अभी तक। ओके, सो इसको अपन वेवलेंथ बोलेंगे। एंड ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो गैसेस में पॉसिबल नहीं होगा, इट कैन ओनली ट्रेवल इन सॉलिड्स और लिक्विड्स, या फिर वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। लाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। यहाँ पे एक और नोट डाल देता हूँ मैं, लाइट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स के साथ साथ वो कैसा वेव है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल, क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, ये लिख लो सब लोग ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। So transverse waves is the first type based on direction of oscillation. Done? So one Second. Okay. done. ओके, इसका सेकंड कैटेगरी देखो, सेकंड टाइप को अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वेव
राइट की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है, राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो भी सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज सेम। तो इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए वेव राइट की तरफ जा रहा है, राइट। तो ऐसे टाइप के वेव्स को अपन क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स द मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट along the direction of propagation of waves। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा साउंड वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्जिट्यूडनल की कैटेगरी में आता है। और लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो रेयरफ्रैक्शंस एंड कॉम्प्रेशंस इस फॉर्म में प्रोपेगेट करेगा। ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में प्रोपेगेट कर रहा था, क्रेस्ट और ट्रो क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, लॉन्जिट्यूडनल में रेयर फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे गैप आ गया, ये वाले रीजन को अपन रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे, जहाँ पे प्रेशर कम हो गया या फिर गैप ज्यादा आ गया। सबसे लीस्ट प्रेशर वाला जो जोन होगा उसको रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। एंड कॉम्प्रेशंस मतलब जहाँ पे मीडियम या फिर एयर पार्टिकल्स कॉम्प्रेस हो गए, तो ज्यादा डेंसली पैक हो गए होंगे, तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, इसको अपन कॉम्प्रेशन जोन बोलेंगे। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन बी जनरेटेड इन अ मीडियम which has a tendency to oppose any change in the volume। वॉल्यूम में कोई भी चेंज को ओपोज करने के लिए अपन कौन सा इलास्टिक प्रॉपर्टी यूज करते थे? याद है? बल्स मॉड्यूलस। बल्स मॉड्यूलस एक ऐसा क्वांटिटी था किसी भी मटेरियल का जो वॉल्यूम को चेंज होने से रुकता था। और लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस इन तीनों में प्रोड्यूस किए जा सकते। ट्रांसवर्स वेव वाज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और वैक्यूम। ओके, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी लिख लो ये। सर वो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एक बार समझा सकते हो? मैंने सर समझा। कौन सा पार्ट? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही हो रहा है। मतलब अगर मान ले ये एक मीडियम है, तो इसके अंदर जो डिस्टरबेंस हो रहा है ना, वो डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस मतलब क्या होता है? इट्स एन ऑसिलेशन ना, डिस्टरबेंस मतलब ऑसिलेशन। तो वो यस सर। ऑसिलेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो वेव भी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ये दोनों सेम। तो इसका फर्क देख पा रहे हो ट्रांसवर्स से? ट्रांसवर्स में ये दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर था। अगर वेव राइट में ट्रेवल कर रहा था तो ट्रांसवर्स में ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रहा था। यस सर। बट लॉन्जिट्यूडनल में वाइब्रेशंस और प्रोपेगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये फर्क है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। ओके, ओके सर, समझा। थैंक यू। लिख के हो गया सबका ये? यस सर। अभी देखो वेव्स के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं जो आगे अपन यूज करेंगे। वेवलेंथ का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द टाइम अ मीडियम पार्टिकल कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। मतलब बेसिकली एक टाइम पीरियड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको अपन आइदर वेवलेंथ बोल सकते हैं या फिर जैसे मैंने पहले कहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स
ऐसे दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो एग्जैक्टली सेम फेज में, उसको भी अपन एक वेवलेंथ बोल सकते हैं, राइट? और वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इन द ट्रांसवर्स वेव और कॉम्प्रेशन एंड रेफ्रैक्शंस इन द लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में तो क्रेस्ट और ट्रफ्स होंगे ना, तो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको अपन वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और रेफ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको अपन वेवलेंथ बोल सकते हैं फॉर लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, और वेव की वेलोसिटी क्या होगी? वेव वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इसको लैम्बडा एफ भी लिख सकते हैं। वेव वेलोसिटी को अपन सी सिंबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सी डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई स्पीड ऑफ लाइट, वी कैन ऑल्सो डिनोट सी फॉर वेव वेलोसिटी। और क्या टाइप होती है वेव्स की? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव। सो इन दिस ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, द एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब वेव ट्रैवल कर रहा होगा इस तरीके से। फिर आगे जाके अपन देखेंगे स्टेशनरी वेव्स का भी एक टाइप होता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम किसी एक स्पेस में कन्फाइंड रहता है। स्टेशनरी वेव्स किस तरीके से जनरेट होंगे, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, वो सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे ट्रैवलिंग एंड प्रोग्रेसिव वेव से, जो ट्रैवल कर रहा हो। ओके, सो स्टेशनरी वेव्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। ऑल्सो वेव्स जो है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये तीनों पॉसिबिलिटीज है एज ए प्रोपेगेट एनर्जी। अगर वन डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा होगा तो 1D वेव होगा, एंड सिमिलर वे में 2D या फिर 3D वेव्स भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स, जो स्ट्रिंग है, जैसे गिटार में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको जब हम प्लग करते हैं तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होता है वो तो खाली स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव कर सकता है, इस तरीके से ये वेव मूव कर रहा होगा। सो दिस इज 1 डायमेंशनल वेव। किसी पानी में रिजर्व, पानी का एक रिजर्वॉयर है, मान लो एक पॉन्ड है, और उसमें जब रिपल्स क्रिएट होते, मान लो इस पॉन्ड को अपन टॉप से देख रहे हैं, दिस इज द टॉप व्यू, तो जब इस पे एक रिपल्स क्रिएट होते तो वो डिस्टरबेंस इस तरीके से प्रोपेगेट करता है, कभी ऑब्जर्व किया होगा तुम लोग ने, इस तरीके से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जाता है। Yes, sir. So this types of waves can be said to be 2D waves, 2 dimensional waves. And 3 dimensional waves मतलब अगर मान लो एक सोर्स ऑफ साउंड है, एक स्पीकर है मान लो इधर, तो स्पीकर से जो साउंड्स जनरेट होंगे वो साउंड स्पेस में हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो इसको अपन 3D वेव्स बोल सकते हैं। ओके, ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लो जल्दी से। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है वो देख लो, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन सब में रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए, एंड स्पीड ऑफ वेव। एंड प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स का भी डिफरेंस नोट कर लो, एंड 1D, 2D एंड 3D, ये 3 कैटेगरीज होते हैं वेव्स के, इसको भी नोट कर लो।
लिख के हो गया ये सबका? सर 1 minute. ओके Sir done. ऑलराइट चलो, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बाद में ट्राई कर लेना। होमवर्क क्वेश्चन सेट 1। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ पे अपन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टेशनरी वेव्स बाद में पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव वेव मतलब ट्रैवलिंग वेव। एंड ट्रैवलिंग वेव मतलब कोई भी एक वेव फंक्शन हो सकता है। अगर मान लो एक 1D वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है विद वेव स्पीड इक्वल्स टू v, सो एट t इक्वल्स टू 0, अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 पे जो वेव पल्स जनरेट हुआ हुआ है उसका अपन कुछ इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये इक्वेशन ही डिसाइड करेगा कि उस वेव पल्स का क्या शेप होगा, राइट। तो मान लो एक रैंडम शेप का एक वेव पल्स जनरेट हुआ हुआ है t इक्वल्स टू 0 पे, और इसको अपन y इक्वल्स टू f ऑफ x इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। और ये वेव पल्स राइट के तरफ ट्रेवल कर, राइट। सो आफ्टर एनी टाइम t उसका जो शेप है वो अनचेंज रहेगा, बिना अपने शेप को डिफॉर्म किए वो राइट के तरफ v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। सो द शेप रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। मुझे बताओ टाइम t में ये वेव पल्स कितना ट्रेवल करेगा राइट में इन टाइम t? डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा उसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पल्स विल बी इक्वल्स टू VT. ये vt अमाउंट से राइट की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना। सो तुमने मैथ्स में ये टेक्निक पढ़ा होगा ना, किसी भी ग्राफ को अगर मैं कुछ अमाउंट से राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ऐसा करने पर जो भी x वेरिएबल है उसको अपन x माइनस शिफ्ट से रिप्लेस कर देते। अगर शिफ्ट राइट की Yes, तरफ sir. हो रहा है तो वेरिएबल x को अपन x माइनस शिफ्ट से रिप्लेस कर देते। तो जो भी इनिशियली वेव फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x था, अभी बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट vt ये वाला जो वेव फंक्शन है ये y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस vt बन जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द न्यू वेव फंक्शन आफ्टर द शिफ्ट। तो किसी भी जनरल टाइम t के बाद, ये वाला इक्वेशन तो t इक्वल्स टू 0 पे था, तो किसी भी जनरल टाइम t के बाद इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस vt बन जाएगा, राइट। इफ द शेप ऑफ द पल्स एट द ओरिजिन is given by the function y equals to f of t। ओरिजिन मतलब उसमें तो अपन x को 0 पुट कर देंगे ना, तो खाली टाइम के साथ वो वेरी कर रहा होगा। तो यहां तक समझ में आया सबको? इसका इंटरप्रिटेशन अपन बाद में देखेंगे। नीचे वाला ये वाला जो लाइन है रेड लाइन के ऊपर जो लिखा है वो सबको समझ में आ गया अच्छे से? Yes. Yes, sir. ओके अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पोजीशन फिक्स्ड है, अपन खाली ओरिजिन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ओरिजिन पे जो वेव पल्स है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं, वो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ t। ओके सो ये जो डिस्टर्बेंस है, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ x by v seconds later, so displacement y of the particle at any time t will be same as displacement at the origin x by v seconds earlier। देखो अभी इस चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, at any x the displacement of the particle can also be written in this format, f of t minus x by v।
तो ये जो रेड लाइन के नीचे वाला पार्ट है वो आई एम श्योर सबको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या उसका मतलब है। अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो ये एक ग्राफ है और t इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन, t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी ओरिजिन पे जो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 0 पे, दैट इज y इक्वल्स टू f of t. This is the equation of wave as a function of time. Okay. अभी मुझे पता लगाना है कि किसी भी x पे इक्वेशन क्या होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, ओरिजिन पे जो भी इक्वेशन है, इसको अगर मैं x मानूं और इसको y मानूं, दिस इज एट x इक्वल्स टू 0, ये वाला जो ओरिजिन पे सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन किस तरफ ट्रेवल कर रहा है और कितनी स्पीड से, दिस सिचुएशन और दिस डिस्टर्बेंस एट ओरिजिन, कैन आई से दिस इज ट्रेवलिंग विथ v speed टूवर्ड्स राइट। ये कहानी समझ में आ रही? यस सर। v स्पीड से ये राइट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो किसी भी x पे ये सेम सिचुएशन को किसी भी x तक पहुंचने के लिए, जो अभी ओरिजिन पे उसको कोई भी रैंडम x तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? x by v। x बाई वी टाइम लगेगा। मतलब x बाई वी टाइम के बाद ये सिचुएशन किसी x पे पहुंच गया होगा। जो सिचुएशन ओरिजिन पे था, ये सेम सिचुएशन, सेम वेव पल्स x पे पहुंच गया होगा आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू x बाई टी। यस और नो? x बाई वी, सॉरी। यहां तक क्लियर है पिक्चर? यस सर। अभी मुझे पता लगाना है कि इस x पे इक्वेशन क्या होगा। ये जो वेव पल्स यहाँ पे पहुंचा है किसी भी टाइम t के बाद, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? तो कहना है से कि जो सिचुएशन यहाँ पे है, जो सिचुएशन यहाँ पे है, वही सेम सिचुएशन ओरिजिन पे था t सेकेंड्स अर्लियर। t सेकेंड्स अर्लियर ये सेम सिचुएशन ओरिजिन पे था। यस और नो? यस सर। यस सर। और t मतलब क्या? हमारे लिए t मतलब x बाई वी होगा। इसको t नॉट नाम दे देते, इसको t नॉट नाम दे देते, क्योंकि t अपन जनरली वेरिएबल टाइम के लिए यूज करते। तो t नॉट सेकेंड्स पहले ये सेम सिचुएशन ओरिजिन पे था। तो यहाँ का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ के इक्वेशन के लिए मैं t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर सकता, यस सर। क्योंकि जो कहानी यहाँ पे t सेकेंड्स पे हो रही है, वही कहानी ओरिजिन पे t माइनस टी नॉट सेकेंड्स पे हो रही थी। एंड ओरिजिन पे जो वेव इक्वेशन है वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ये कहाँ का वेव इक्वेशन था? दिस वाज द वेव इक्वेशन ऑफ द ओरिजिन। तो किसी भी जनरल एक्स पे भी अगर मुझे वेव इक्वेशन चाहिए, तो उसमें मैं t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दूंगा। और t नॉट की वैल्यू क्या है? t नॉट इज x बाई वी। समझ में आया ये वाला इंटरप्रिटेशन? कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? बताओ, किसी को भी डाउट आ रहा है इसमें? शुड आई रिपीट? सर थोड़ा एंड का पार्ट रिपीट करो। हाँ देखो, मैं एक बार वापस ये समराइज कर देता हूँ। देखो अपन स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे ओरिजिन पे पता है, ओरिजिन पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो मुझे इक्वेशन पता है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओरिजिन का वेव पल्स वेरी कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे। बट अभी मुझे किसी भी जनरल x पे निकालना, किसी भी जनरल x पे निकालने के लिए हमने क्या इमेजिन किया? किसी भी जनरल x पे जो सिचुएशन होगा, किसी भी जनरल x पे जो सिचुएशन होगा, वही सेम सिचुएशन ओरिजिन पे t नॉट टाइम पहले रहा होगा। We are trying to find the equation at any general x पे and general time पे।
एंड जनरल टाइम। तो मुझे पता लगाना है किसी भी एक्स पे किसी भी टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। तो किसी भी टाइम टी पे सिचुएशन पता लगाने के लिए, वेव पल्स का इक्वेशन पता लगाने के लिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पे अगर मुझे टी टाइम पे निकालना है तो जो चीजें यहाँ पे टी टाइम पे हो रही थी वही सेम चीज टी माइनस टी नॉट टाइम पहले ओरिजिन पे हुई होगी। यस और नो? तो Yes, yes. डायरेक्टली इसका निकालने के बजाय अपन ने सोचा कि मुझे ओरिजिन का तो ऑलरेडी पता है और यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो टी माइनस टी नॉट टाइम पहले ओरिजिन पे रहा होगा। तो ओरिजिन के ही इक्वेशन में अपन ने टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दिया। समझो? क्योंकि टी माइनस टी नॉट टाइम पे जो ओरिजिन पे हो रहा होगा वही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ का जो इक्वेशन है वो एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। एंड टी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। समझा अभी सबको? ये Yes, एफ ऑफ yes. टी माइनस एक्स बाई वी। ओके, लिख लो इसको। पहले ऊपर वाला पार्ट लिख लो। सर हाँ बताओ। सर वो आपने बोला ना ओरिजिन पे वो इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो वो Correct. इक्वेशन सर x को 0 रखने पे आया है क्या, ये पहले वाले इक्वेशन को? यस। नहीं नहीं, वा- पहले वाला सिचुएशन अलग है। अच्छा अच्छा, ये अलग एग्जांपल है ओके फर्स्ट सर। पार्ट, और ये अलग इंटरप्रिटेशन है सेकंड पार्ट। दोनों अलग चीज है। फर्स्ट पार्ट में अपन क्या मान रहे? फर्स्ट पार्ट में मैं t इक्वल्स टू 0 पे देख रहा हूँ। t इक्वल्स टू 0 टाइम इंस्टेंट पे मुझे वेव का जो स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है वो ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो उसका शेप दिखाई दे रहा है। तो किसी भी जनरल टाइम t के बाद वो वेव पल्स vt से आगे चला गया होगा। तो वेव इक्वेशन मैं ऐसे निकाल लूंगा। दोनों केसेस में अपन वेव इक्वेशन ही निकाल रहे। वेव इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वेव इक्वेशन मतलब किसी भी जनरल टाइम पे और किसी भी जनरल पोजीशन x पे मुझे y की वैल्यू पता होना, उसको अपन वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो वेव इक्वेशन निकालने का ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है और ये सेकंड इंटरप्रिटेशन है। सेकंड इंटरप्रिटेशन में अपन ने क्या इमेजिन किया? ओरिजिन पे अपन एक सिचुएशन ले लिया, ओरिजिन पे y टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो इंटरप्रिटेशन में, फर्स्ट और सेकंड में? यस सर। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, आराम से समझ के नोट करो, और कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लैरिफाई करो। सर ये ऊपर का पार्ट नहीं करते, सिर्फ नीचे का पार्ट लोड किया तो भी चलेगा क्या? सिर्फ नीचे हाँ, का part। सेकंड सिचुएशन के लिए नीचे का करोगे तो भी चलेगा। सेम ही चीज मैंने एक्सप्लेन की थी नीचे। फर्स्ट पार्ट लिख के हो जाए तो बता देना, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा नीचे। ओ सर। सर हेलो सर। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे सिद्धार्थ? सर एट एनी टाइम टी द शेप रिमेन अनचेंज का मतलब क्या है सर? एट एनी टाइम टी, सेकंड सिचुएशन में जो लिखा है उसकी बात कर रहे हो? तो सर फर्स्ट में लिखा है ना। हाँ, मतलब बेसिकली ये जो शेप है, पल्स का शेप तो चेंज नहीं हो रहा ना, सेम शेप आगे ट्रेवल कर रहा है। ये डिस्टॉर्ट थोड़ी हो रहा है, इसी को अपन आगे ट्रेवल करवा रहे हैं। जैसे ग्राफ में भी अगर कोई ग्राफ आगे शिफ्ट होता है
तो शिफ्ट होने पर क्या उसका शेप चेंज होता है? हाँ सर। शेप तो उतना ही है, बस वो आगे शिफ्ट हो गया। तो Yes. ऐसा करने पर जो उसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको अपन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर देते, वेर एक्स नॉट इज द शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, है ना? Yes sir. ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, लिख के सबका स्क्रॉल करो नीचे। यस सर। हाँ, तो सेकंड पार्ट यहाँ से लिख लो, ये अलग इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट सेकंड दोनों में अपन वेव इक्वेशन ही निकाल रहे हैं, मगर अलग परसेप्शन से, अलग नजरिए से। पहले पार्ट में t इक्वल्स टू 0 पे एक स्नैपशॉट था, उसको अपन आगे मूव करवा रहे, एंड सेकंड में अपन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे, और किसी भी जनरल x पे वो डिस्टर्बेंस क्या होगा वो निकाल रहे, राइट? तो उससे अपन को ये इक्वेशन मिला, इसको भी नोट कर लो। लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। सर। कुछ डाउट नहीं है ना किसी को भी? समझ में आ गया सब? यस सर। चलो, वेरी गुड। सो इसका अभी एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट का होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ वी टी प्लस माइनस एक्स, या फिर x प्लस माइनस वी टी, इस फॉर्म के जो इक्वेशन है उसको अपन वेव फंक्शन बोल सकते हैं। बट कंडीशन क्या होना चाहिए? y की वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। किसी भी x और t पे y कैन नॉट बी इनफाइनाइट, तभी उसको वेव फंक्शन मान पाएंगे। और यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जरूरी नहीं है कि y खाली डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करे, y कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच ऑसिलेट्स। अपन देखेंगे आगे अलग अलग टाइप के वेव्स में y अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो किसी केस में वो डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे साउंड वेव्स में अपन देखेंगे वो प्रेशर भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दोज वेव्स आर बेसिकली ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में y इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, ओके? और ये वाला जो क्वांटिटी है वी टी प्लस माइनस एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ द वेव फंक्शन। जैसे एसएचएम में अपन ने फेज डिफाइन किया था ना, वैसे यहाँ पे वी टी प्लस माइनस एक्स को अपन फेज ऑफ द वेव फंक्शन मानते, जो किसी एक पॉइंट के लिए तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। वेव पे जो भी पॉइंट होगा, अगर मान लो मैं पॉइंट वन की बात करूं, तो अगर ये पॉइंट वन आगे भी ट्रेवल कर रहा है, तो क्या इसका y चेंज होगा? मुझे बताओ, ये पॉइंट वन जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगा वेव के साथ, क्या इसका y चेंज होगा? y इज गोइंग टू रिमेन सेम, राइट? और y को सेम रहने के लिए फंक्शन के अंदर जो टर्म है वी टी प्लस माइनस एक्स,
वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वेव के ऊपर है उस पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। dx by dt यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, dx by dt मतलब वेव वेलोसिटी, जिस रेट से वेव का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, या किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उसी को अपन वेलोसिटी बोल सकते हैं, या फिर वेव वेलोसिटी, राइट। इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए अपन ने इक्वेशन क्या डिराइव किया था पिछले स्लाइड में, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये डिराइव किया था। इसको अपन एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स के फॉर्म में भी अगर इक्वेशन आ रहा है तो ये वाला इक्वेशन भी क्या इंप्लाई करेगा, दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, अपन कैसे बोल पा रहे हैं वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अगर मान लो मुझे y को कांस्टेंट रखना है, vt माइनस एक्स को कांस्टेंट रख रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x को क्या करना पड़ेगा, x को भी बढ़ना ही पड़ेगा ना। सो एज टाइम इंक्रीजेस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल शुड आल्सो इंक्रीज। तो मतलब वो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स जब भी वेव फंक्शन इस फॉर्मेट में होंगे या फिर इस फॉर्मेट में होंगे, ये दोनों फॉर्मेट इसी चीज को इंप्लाई करेंगे दैट द वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अंडरस्टूड? और अगर वेव इक्वेशन इस फॉर्मेट में हुआ y इक्वल्स टू एफ ऑफ वी टी प्लस एक्स, तो ये क्या इंप्लाई करता है, वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या नेगेटिव एक्स में। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वी टी प्लस एक्स को कांस्टेंट रखने के लिए वेव को नेगेटिव एक्स में जाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू कम होनी पड़ेगी। सो वेव्स ऑफ दिस फॉर्मेट वी टी प्लस एक्स, दे रिप्रेजेंट दैट द वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया दोनों में फर्क? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें एफ ऑफ वी टी प्लस माइनस एक्स, मतलब बेसिकली अगर वी टी और एक्स इनके कोफिशिएंट्स अगर ऑपोजिट साइन के, तो वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा, और अगर वी टी और एक्स इनके कोफिशिएंट सेम साइन के, तो वेव नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा। ओके, एनी डाउट्स? लिख लो इसको भी।
आगे बढ़े, हो गया लिख के सबका? यस सर। देखो ये एग्जांपल, which of the following functions represents a traveling wave? सो ट्रैवलिंग वेव के लिए कंडीशन क्या होती है? फंक्शन इस फॉर्मेट का होना चाहिए और साथ में फंक्शन हर एक एक्स और टी के लिए फाइनाइट वैल्यू अचीव करना चाहिए। तो जब तुम पहला एग्जांपल देखते हो तो फॉर्मेट तो सही दिख रहा है फंक्शन का, बट मुझे बताओ क्या ये हमेशा फाइनाइट होगा? जैसे जैसे टी बढ़ेगा, टी की वैल्यू अगर बहुत ही बढ़ गई या फिर एक्स की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई तो ये फंक्शन भी इनफाइनाइट को टेंड कर सकता है ना। सो दिस Yes, sir. फंक्शन इज नॉट अ Yes, वेव sir. बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज फाइनाइट। वैसे ही लॉन ऑफ एक्स प्लस वी टी, एक्स इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू जीरो, लॉन ऑफ जीरो माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेव। ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स और टी की वैल्यू कुछ भी होने दो, ई टू द पावर माइनस ऑफ दैट थिंग दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो ये तो हमेशा फाइनाइट ही होगा ना, ये कभी भी इनफाइनाइट के नजदीक नहीं जाएगा, ऑलवेज फाइनाइट। तो इसको अपन वेव मान सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट 1 अपॉन एक्स प्लस वी टी, यहाँ पे भी अगर x जीरो और t जीरो हुआ तो ये इन्फिनिट को टेंड करेगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेव। ओके, ये एग्जांपल्स तुम बाद में नोट डाउन कर देना। ये वाला एग्जांपल देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस मच एट t इक्वल्स टू 0 एंड दिस मच एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो वेव स्पीड क्या होना चाहिए? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद x की जो वैल्यू है वो किससे रिप्लेस होनी चाहिए थी? x माइनस वेव स्पीड इनटू टाइम, टाइम 1 सेकेंड और वेव स्पीड मुझे निकालना है, बट यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो रहा है? x माइनस 2 से। दैट मीन्स सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो, v इंटू 1 इज 2, दैट मीन्स वेव स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। सब लोग कंफर्टेबल हो ऐसे बेसिक क्वेश्चन से? Yes, sir. Yes. Give examples of physical quantities which can be represented by y equals to a sin kx minus omega t in sound and electromagnetic waves. So देखो अपन ने सीखा था कि y can be any physical quantity which oscillates. In case of sound क्या क्या oscillate कर रहे होंगे ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे। In case of sound y can be pressure, displacement or density, and in case of electromagnetic waves y can be electric field or magnetic field. Okay, तो ये वाला पार्ट तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो, इसको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। ये सवाल देखो, और ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय दिस फंक्शन, देखने में काफी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स। फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इस फंक्शन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो यू जस्ट हैव टू डू मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ऑब्जर्व करो, टर्म्स को रीअरेंज करो और देखो इसको अपन 3 कॉमन ले सकते और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4xt प्लस 2t का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 बाहर। तो नीचे वाला जो टर्म है वो 4 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? मुझे बताओ क्या ये वेव फंक्शन है? पहली बात, क्या ये कभी भी इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, इट्स ऑलवेज फाइनाइट, राइट? देख पा रहे हो सब लोग, ये फंक्शन हमेशा फाइनाइट होगा। Yes, sir. x और t की कोई भी वैल्यू डाल दो, x और t को 0 0 भी डाला तो भी इधर एक 4 है डिनोमिनेटर को नॉन जीरो करने के लिए। सो दिस इज ऑलवेज फाइनाइट, सो वी कैन अज्यूम दैट दिस इज अ वेव इक्वेशन। इसको अपन वेव फंक्शन मान सकते हैं, राइट? और इस फंक्शन को f ऑफ x प्लस वी टी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और देखो v का काम कौन कर रहा है? v का काम कर रहा है, तो वेव स्पीड विल बी 2 मीटर्स पर सेकेंड। और एम्पलीट्यूड मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू, y का अगर ये फंक्शन है तो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए ये वाले टर्म को 0 कर देंगे। सो 4 इज द मिनिमम डिनोमिनेटर, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y will be 0.8 upon 4, 0.2 meters.
तो इसको अपन एम्पलीट्यूड बोल सकते। एसएचएम वाला ही टर्म अपन यूज कर रहे हैं इधर भी। एसएचएम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता था। यहाँ पे मैक्सिमम पैरामीटर वाई डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी नहीं है, वाई कैन बी एनीथिंग, अपन ने देखा था प्रीवियस एग्जांपल। सो मैक्सिमम ऑफ दैट एनी पैरामीटर ऑफ दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको अपन एम्पलीट्यूड नाम दे देंगे, जो कि इस केस में 0.2 आ रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सेट्स, ये सारे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक जब तुम पढ़ते हो तो एक बार तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसे सवाल जेई में नहीं आएंगे, बहुत ही आसान सवाल है ये, इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव। वेव इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ vt प्लस माइनस एक्स इस फॉर्मेट में दिया होगा। इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर इसको मैं f डबल डैश vt प्लस माइनस एक्स लिख सकता। चेन रूल से भी अगर x के आगे अगर माइनस भी होता तो -1 बाहर आता सिंगल डिफरेंशिएशन करने पर, एंड डबल डिफरेंशिएशन करने पर तो वो पॉजिटिव ही हो जाता ना। तो चेन रूल से भी यही टर्म आएगा डबल डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा? f डैश vt प्लस माइनस एक्स इंटू अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो सिंगल डिफरेंशिएशन में एक v बाहर आ जाएगा, और जब मैं इसको एक बार वापस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक और v बाहर आ जाएगा और ये v स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या ऑब्जर्व कर पा रहे, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट मीन्स डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर will be equals to v square times del square y by del x square. So this is the general differential equation. Okay. ये किसी भी वेव का अपन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हैं, और इसको अपन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इस नाम से भी जानते हैं। और ये सारे जो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ऑसिलेशंस होते हैं, दे आर सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ओके, तो एसएचएम की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होने वाले। अभी के लिए बस ये वाला इक्वेशन याद रखो, जब भी तुम्हें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा तो समझ जाना कि वो वेव का ही एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नोट कर लो इसको। सर ये सिर्फ वन डायमेंशन के लिए भी एप्लीकेबल है ना? हाँ, यहाँ पे वन डायमेंशन के लिए मान रहे, मल्टी डायमेंशनल वेव तुम्हारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि वेव खाली एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं। Done, sir. ओके, डन।
देखो अभी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा? अपन ने अभी वेव्स में एक स्पेशल कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जिसका नेचर एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ऐसे वेव्स का जो फंक्शन होता है वो हमेशा साइनोसॉइडल होता है। अपन ने एसएचएम में भी देखा था ना, साइन फंक्शन ही आते हैं हमेशा एसएचएम के इक्वेशन। सो अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, it's the simplest wave in which medium particles perform simple harmonic motion. Okay. For harmonic waves, the function f of vt plus minus x is sinusoidal. तो मान लो oscillation of a particle at x equals to 0 at any time is shown in the figure. x equals to 0 पे this is the oscillation as a function of time. Right? यहाँ पे y का क्या मतलब है? y is the position of the particle and it's given by y equals to a sin omega t. एसएचएम में याद है अपन ने ये इक्वेशन पढ़ा था, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 मान रहे, तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कौन से पोजीशन पे? x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पोजीशन पे, राइट, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को अपन 2 पाई अपॉन टी भी लिखते थे, वेयर t इज द टाइम पीरियड। सो किसी भी जनरल टाइम के बाद, किसी भी जनरल टाइम और किसी भी जनरल एक्स पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा, और t को अपन t माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस करेंगे। ये लॉजिक याद आ रहा है? t को इससे रिप्लेस करने का अपन ने 2 स्लाइड्स पहले देखा था, सिचुएशन 2 में। रिकलेक्ट कर पा रहे हो? Yes, sir. किसी भी जनरल एक्स पे जो सिचुएशन होगी वो सेम सिचुएशन ओरिजिन पे t माइनस टी नॉट टाइम पे रहा होगा। तो ओरिजिन वाला जो फंक्शन था ये, उसमें अपन t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फंक्शन आ जाएगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा and replace t by t minus t naught, t minus x by v, right? In the above equation, we have assumed that y is 0 at x equals to 0 and t equals to 0. अपन ने इनिशियल फेज 0 मान लिया था, और अगर मान लो इनिशियल फेज नॉन जीरो रहा तो अपन प्लस 5 का एक टर्म ऐड कर देंगे इधर टू कॉम्पेंसेट फॉर द इनिशियल फेज। तो सबसे मोस्ट जनरल इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा बाहर रहने दो, एंड इट कैन बी t प्लस माइनस एक्स बाई वी। अगर t माइनस एक्स बाई वी है मतलब वेव किस तरफ ट्रेवल कर रहा है? Positive X. वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर मान लो t प्लस एक्स बाई वी होता, ये इंप्लाई करता दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया अलग फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस एक्स बाई वी। लिख लो इसको भी।
ओमेगा और टाइम पीरियड में ये रिलेशन भी सबको पता होगा, 2π/t। ओमेगा इज नोन एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक हो गया लिख के सबका? अच्छा देखो, एक और टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं वेव नंबर। इसके बारे में सुना है क्या तुमने केमिस्ट्री में कभी? वेव नंबर, वेव नंबर को अपन 2π/λ से डिफाइन करते हैं। k is given by 2π/λ। सो ओमेगा और k में क्या रिलेशन होगा? अगर मैं ओमेगा और k को डिवाइड कर दूं, ओमेगा अपॉन k, तुम देख पा रहे हो ये लैम्बडा अपॉन t के इक्वल आ रहा है। एंड व्हाट इज लैम्बडा अपॉन t? वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। तो ये सारे रिलेशंस भी याद रखना सब। ओमेगा अपॉन k इज वेव वेलोसिटी, ओमेगा अपॉन k वेयर k इज द वेव नंबर। इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें अगर मैं ओमेगा को अंदर ले जाऊं तो ये a sin ओमेगा t प्लस माइनस ओमेगा अपॉन v टाइम्स x। ओमेगा अपॉन v कितना होगा? ओमेगा अपॉन c, ये k होगा ना ओमेगा अपॉन c। तो जो सेकंड टर्म है जिसमें ओमेगा अपॉन v आ रहा है, उसको मैं k लिख सकता। तो इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस 5, इस फॉर्मेट में भी अपन इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? ये भी ऐड कर देना अपने नोट्स में। Done. हो गया लिख के? ओके चलो। सो देखो, जो मैंने बताया था पिछले स्लाइड पे वही सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। k को अपन ओमेगा अपॉन v लिख सकते हैं एंड 2π अपॉन t अपॉन लैम्बडा अपॉन t। इसको मैनिपुलेट कर लो, मतलब k की वैल्यू 2π अपॉन लैम्बडा आ जाएगी। ओके, k को अपन वेव नंबर या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक एंगुलर वेव नंबर बोल सकते हैं, या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ डिस्टेंस ऑफ 2π। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। और ओमेगा को तुम लोग 2π अपॉन t लिख सकते हो और k को 2π अपॉन लैम्बडा, राइट? तो एक ही इक्वेशन के ये अलग अलग फॉर्मेट्स है जिसको मैनिपुलेट करके अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? वैसे ही अगर मान लो तुम 2π अपॉन लैम्बडा बाहर कांस्टेंट ले रहे हो तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगा। ये सबको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है अलग से, डोंट मेमोराइज दिस। My suggestion is that you can remember the equation in this format: y equals to a sin omega t plus minus kx plus 5। इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो बाकी सारे फॉर्मेट्स अपने आप तुम डिराइव कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस में भी अपन इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे।
दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर एनी वेव इक्वेशन. ओके, अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो वेव नेगेटिव में जा रहा होगा. तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ. इफ कोफिशिएंट्स ऑफ टाइम, if coefficients of t and x are of same sign, मतलब वेव कहां पे ट्रेवल कर रहा है बताओ. वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. और if coefficients of t and x are of opposite sign, then the wave travels in positive x direction. इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं. ओके, तो ये सब एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें. तुम खाली ये वाला इक्वेशन लिख दो और इस इक्वेशन के नीचे लिख दो ओमेगा को अपन 2 पाई अपॉन टी लिख सकते और के को 2 पाई अपॉन लैम्बडा. तो ये सारे इक्वेशंस अलग से लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है, डोंट राइट दिस. और ये 2 पॉइंट्स आगे लिख देना. इस इक्वेशन से अपन ये पता लगा सकते हैं कि वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा. ओके, सर आपने उसको क्रॉस किया, उसको नोट डाउन नहीं करना है ना. उसको नोट डाउन मत करो, वो एक ही बात लिखी हुई है अलग तरीके से. तो ज्यादा लिखोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा. उससे बेटर खाली ये वाला इक्वेशन लिख दो और इस इक्वेशन में स्पेसिफाई कर दो कि ओमेगा को अपन 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं और के को 2 पाई अपॉन लैम्बडा. ओके सर, थैंक यू. इसके आगे के कुछ एग्जांपल्स ये मैं नोट्स में डाल दूंगा. ओके, और एक दो स्लाइड थी बाकी आज के लिए, ये फटाफट लिख लो. डन. डन. ओके, चलो ये एग्जांपल तुम ट्राई करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन. हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, इससे अगर मुझे पार्टिकल वेलोसिटी निकालना हो तो इसका मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकता हूँ, del y बाय del t. पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में फर्क समझ में आता है. वेव अगर मान लो ये वेव है तो ये राइट की तरफ एक कांस्टेंट वेव स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, इसको अपन वेव स्पीड बोलते हैं. मगर किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पोजीशन पे अगर तुम पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे, लेट्स से पार्टिकल p, तो इसका ऑसिलेशन कैसा होगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा होगा इस तरीके से, यस और नो. तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब ऊपर नीचे डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी होगा उसको अपन पार्टिकल वेलोसिटी नाम दे रहे हैं, वीपी. तो वेव स्पीड और पार्टिकल स्पीड ये दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुम लोग को, दे आर नॉट सेम. और पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए x को कांस्टेंट रखते हुए, किसी भी x पे अगर मैं x को कांस्टेंट रखूं और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हमें पार्टिकल वेलोसिटी दे देगा. एंड दिस विल कम आउट टू बी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस 5. एंड वैसे ही पार्टिकल वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा. और यहाँ पे भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो दैट एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर y, राइट. सो ये सारे जो पार्टिकल्स है वो सब y डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म कर रहे होंगे. ओके, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे वेव का स्लोप निकालना है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, तो टाइम को कांस्टेंट रखते हुए मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, तो इससे मुझे वेव का स्लोप मिल जाएगा, राइट.
एंड पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव का स्लोप, इन दोनों को डिवाइड करने पर ये आ जाएगा एंड फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा. So we can say that particle velocity is given by plus minus wave velocity into slope. Okay. ये वाला स्लाइड मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम वापस बता दूंगा. एक बार खुद से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना. आज इतना टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे. मैं तुम्हें डिटेल में ये सारी चीजें वापस बता दूंगा. ओके ओके, चलो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते. बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye. sir. Bye, sir. Thank you, sir.